अनीता नाम की एक औरत थी जिसके बेटे की अभी अभी नौकरी लगी थी। वो अपने बेटे के साथ अकेले रहती थी। अनीता अब अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की तलाश रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा आजकल के बच्चों की तरह प्रेम विवाह करे और घर में किसी को भी बहू बनाकर ले आए। इसलिए अनीता अपनी पसंद की लड़की ढूंढ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अनीता का बेटा प्रखर पहले से ही किसी लड़की को पसंद कर चुका था। अब देखते हैं आगे की कहानी। एक दिन प्रखर बहुत खुशी खुशी घर आता है। माँ माँ, कहाँ हो आप? मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। हाँ बेटा, बताओ क्या हुआ। आज तो तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। माँ, आपको ये पता ही है कि मेरी इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। हाँ बेटा, और क्या, ये तो मुझे पता ही है और इसके लिए मुझे तुम पर बहुत गर्व भी है। हाँ माँ। अच्छा माँ, आपको सोनल याद है, मेरे कॉलेज की दोस्त? हाँ याद है ना, तो उसका क्या। माँ, आज उसकी भी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। प्रखर को किसी दूसरी लड़की की नौकरी लगने पर इतना खुश होते देखकर अनीता को कुछ ठीक नहीं लगता। वो प्रखर से कहती है, क्या बात है बेटा, तुम किसी और लड़की की नौकरी लगने पर इतने खुश क्यों हो रहे हो? आखिर तुम्हारा उससे क्या नाता है? माँ, मैं आपको सब बताने ही वाला था, लेकिन आज से बेहतर दिन कोई हो ही नहीं सकता। दरअसल मैं सोनल से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों ने ये तय किया था कि हमारी नौकरियां लगने के बाद हम अपने अपने घरों में सब कुछ बता देंगे, और जब हम दोनों की अच्छी नौकरी लग गई है तो आप लोग हमारी शादी करवा दीजिए। प्रखर की बात सुनकर तो मानो अनीता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो चकराकर सोफे पर बैठ गई। अरे माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? अरे प्रखर, ये तू क्या कह रहा है? ये सब सुनकर ही दिमाग खराब हो रहा है। नहीं नहीं, कह दे कि तू मजाक कर रहा है बेटा। अरे माँ, इसमें भला मजाक करने जैसा क्या है? मुझे सोनल पसंद है और आपको भी जरूर पसंद आएगी। आप एक बार उससे मिलकर तो देखिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस घर में केवल मेरी पसंद की ही लड़की आएगी। तो आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए माँ, अगर आपने सोनल से मेरी शादी नहीं करवाई ना, तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर इस घर में ना कोई बहू आएगी और ना ही आपका बेटा रहेगा। प्रखर की ऐसी धमकी सुनकर अनीता डर गई। क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। ठीक है, मैं मिल लूंगी उस लड़की से, बस तू मुझे छोड़कर जाने की बात मत कर। अनीता की बात सुनकर प्रखर खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में अब तो प्रखर की जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला था। अगले दिन अनीता और प्रखर सोनल के घर जाते हैं उसे देखने के लिए। सोनल सबके लिए चाय लेकर आती है। वो देखने में सुंदर तो थी, लेकिन अनीता को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अनीता मन ही मन सोचती है, छी छी, ये कैसी पसंद हो गई है प्रखर की। जरूर इसी लड़की ने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया होगा। सोनल काफी खुश मिजाज लड़की थी और वो सबसे हंस हंस कर बातें भी कर रही थी। वो मॉडर्न थी और ज्यादा शर्मा नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ सोनल की बहन मीनल भी वहीं पर खड़ी थी। मीनल स्वभाव से बड़ी ही शांत और सुशील नजर आ रही थी। अनीता को मीनल एक ही नजर में पसंद आ गई। वाह, ये तो बिल्कुल वैसी ही लड़की है जैसी कि मुझे अपने बेटे के लिए चाहिए थी। ये तो अपनी बहन से बिल्कुल विपरीत है। बस मुझे मेरी बहू मिल गई। तभी सोनल की माँ अनीता से कहती है, तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे बहन जी? जी जी बिल्कुल पक्का समझिए, बस रिश्ते में थोड़ा सा बदलाव है। क्या? कैसा बदलाव? दरअसल मुझे आपकी छोटी बेटी मीनल ज्यादा पसंद आ गई है, इसलिए मैं अपने बेटे की शादी मीनल से ही करूंगी। अनीता की बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सोनल को पसंद करता हूँ, फिर मैं मीनल से शादी कैसे कर सकता हूँ? वो सब मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे मीनल ही पसंद है और तुझे उसी से शादी करनी पड़ेगी, वरना तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा बेटा। अनीता मरने की बात करके प्रखर को अपनी बातों में उलझा लेती है, लेकिन प्रखर सोनल के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता था। तभी अनीता एक सुझाव देती है, ठीक है, अगर तुझे इस सोनल से शादी करनी है तो कर ले, लेकिन तू मीनल से भी शादी कर ले। इससे हम दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ? भला ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये सुझाव अच्छा लगा। मैं भी अपनी बहन के साथ रहूंगी, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अरे वाह, देखो अब तो मीनल को भी मंजूर है। अब तुम मना मत करो प्रखर, हाँ कर दो। प्रखर सबके दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कर देता है और उसकी शादी सोनल और मीनल दोनों बहनों से हो जाती है। अनीता इस शादी से बहुत खुश थी, लेकिन प्रखर बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक दिन प्रखर सोनल के साथ बैठा था और उससे बातें कर रहा था। सोनल, मुझे तो ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। माँ ने बहुत गलत जिद की है। अब क्या होगा? मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं मिनल को कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगा। ओहो मेरे भोले पति, अरे तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तुम तो बस मुझ पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। क्या सच में? हाँ और क्या। प्रखर सोनल की सांत्वना पाकर खुश था, लेकिन सोनल के इरादे तो कुछ और ही थे। प्रखर के ऑफिस जाने के बाद सोनल खुद से कहती है, इस बुढ़िया को तो अब मैं बताती हूँ। बहुत शौक था ना इसे मीनल को अपनी बहू बनाने का। मुझे ये मीनल बचपन से पसंद नहीं है। जो देखो वो यही कहता है कि मीनल कितनी सीधी है, मीनल कितनी शांत है, मीनल ये है, मीनल वो है, मीनल ये वो। अरे मेरे कान पक गए हैं ये सब सुन सुनकर। और इस बुढ़िया को भी मीनल ही पसंद आई। तो ठीक है, अब मैं मीनल और अपनी प्यारी सासू माँ दोनों को इकट्ठे सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर सोनल बाहर जाती है और देखती है कि मीनल और अनीता दोनों सब्जी काट रहे थे। देखो तो महारानी को, दिन के 11 बज रहे हैं और अब ये अपने कमरे से बाहर आई है। अगर इतनी देर तक आराम फरमाओगी तो काम कब करोगी? काम? कौन सा काम मम्मी जी? आपको पता नहीं है क्या कि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? मैं घर के सब फालतू काम नहीं करूंगी। और हाँ मीनल, मेरा कॉफी और नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आना। हाँ ठीक है सोनल। क्या? अरे क्या ठीक है,
तू पागल हो गई है क्या मीनल? तू भला इसका काम क्यों करेगी? वो मम्मी जी, मैं तो घर पर भी इसका सब काम करती थी, इसलिए मुझे तो आदत है। आप चिंता मत करिए, मैं कर लूंगी। मीनल की बात सुनकर अनीता हैरान हो जाती है और मीनल से कहती है, मुझे नहीं पता कि तू इसका काम अब तक क्यों कर रही थी, लेकिन अब से ये सब नहीं चलेगा। अब ये अपना काम भी खुद करेगी और घर के काम भी करवाएगी। अरे मम्मी जी, लगता है कि आपकी उम्र हो गई है, इसीलिए आप बहकी बहकी बातें कर रही हो। अभी तक इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो सोनल को अपने इशारों पर नचा सके। हाँ, जरा आप संभाल कर रहिएगा, कहीं मैं आपको ही नाचना नचा दूं। सोनल की बात सुनकर अनीता को गुस्सा आ जाता है और वो सोनल को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है। कल की आई लड़की, तेरी इतनी मजाल, मुझसे ऐसे बात कर रही है। लेकिन सोनल अनीता का हाथ पकड़ लेती है और मोड़ने लगती है। अरे ओ बुढ़िया, अपने ये नाजुक हाथ जरा संभाल कर रखो, कहीं लचक आ गई तो घर के काम कौन करेगा? अरे सोनल, छोड़ दो, उन्हें माफ कर दो। फिर सोनल अनीता का हाथ छोड़ देती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? हे भगवान, ये कैसी लड़की आ गई है मेरे घर पर बहू बनकर, ये तो डायन है, डायन। अरे धीरे बोलिए मम्मी जी, कहीं उसने सुन लिया ना तो वापस आ जाएगी। चुप कर। अरे मैंने तो सोचा था कि मेरे घर में मेरे पसंद की बहू आएगी और मैं अपना बुढ़ापा चैन से काटूंगी। तो देखो मेरी किस्मत, एक बहू ऐसी आई है जो मुझ पर ही हुक्म चला रही है और दूसरी ऐसी है जिसकी बोलती ही नहीं खुलती है। मेरे तो करम ही फूट गए हैं, अब ना जाने मेरा क्या होगा। अनीता बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब अनीता सुबह उठती है तब वो मीनल को बुलाने लगती है। मीनल, अरे ओ मीनल, कहाँ हो, जरा यहाँ तो आना। मगर मीनल कोई जवाब नहीं देती। अनीता पूरे घर में उसे ढूंढने लगती है, मगर मीनल कहीं भी नहीं मिलती। आखिर में हार मानकर अनीता सोनल और प्रखर के कमरे में जाती है। प्रखर, सोनल, मुझे मीनल कहीं भी नहीं दिख रही है, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई है। क्या? ऐसे कैसे भला वो गायब हो जाएगी माँ? अरे मैं तो कहती हूँ इस सोनल ने ही कुछ किया होगा। ये उससे इतनी नफरत जो करती थी, कल तो ये मुझसे भी लड़ रही थी। अरे अरे, ये आप मेरा नाम क्यों लगा रही हैं? मैं क्या जानू वो मीनल कहाँ है। अरे अब दोनों लड़ना बंद करो, मैं जाकर देखता हूँ उसके कमरे में। प्रखर मीनल को ढूंढने जाता है और फिर एक चिट्ठी के साथ लौटता है। क्या हुआ बेटा, और ये चिट्ठी कैसी? अरे माँ, मीनल तो किसी के साथ भाग गई है। उसने मुझसे शादी बस इसलिए की थी क्योंकि उसे अपने घर से निकलना था, क्योंकि उसके माँ बाप उसकी शादी उसके पसंद के लड़के से नहीं करा रहे थे। ये सुनकर अनीता को तो मानो चक्कर ही आने लगते हैं। लो, आपको तो बड़ी पसंद थी ना मीनल, आप ही की नाक के नीचे से भाग गई वो। हे भगवान, ये क्या हो गया? रुको माँ, मैं उसकी चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूँ। प्यारी मम्मी जी, मुझे माफ करना। मुझे पता है कि आपको मैं बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे पता था कि प्रखर मुझे पसंद नहीं करते। और तो और मुझे सोनल से पंगा लेने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो राघव पसंद है और मैं उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वाले उनसे मेरी शादी नहीं कर रहे थे। आपने जिद की कि मेरी शादी आपके बेटे से हो जाए, और क्योंकि सोनल भी यही चाहती थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मुझे अपने घर से निकलने के लिए ये अच्छा मौका लगा। अब आपको सोनल के साथ रहने के लिए ऑल द बेस्ट, और मेरी इतनी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर क्या था, अनीता अपनी किस्मत को कोसने लगती है और मीनल, सोनल और प्रखर तीनों अपनी अपनी दुनिया में खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहाँ अनीता दो दो बहुओं का सुख देखने चली थी, और उल्टा उसे अपनी बहू की ही सेवा करनी पड़ती है। गरीब कढ़ी चावल वाली। अजय और श्याम दो दोस्त थे। दोनों पार्टनरशिप में एक बड़ा सा होटल चलाते थे, लेकिन अजय श्याम से बहुत जलता था। उसकी नजर होटल में श्याम के आधे हिस्से पर थी। एक दिन श्याम जब होटल से घर लौटा। अरे सुनती हो बंटी की माँ, देखो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या बात है बंटी के पापा, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लाया हूँ। हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत महंगी होगी ना? तुम्हारे आगे तो सस्ता ही है। अब चलो, इसी बात पर मुझे कुछ अच्छा बनाकर खिला दो। ठीक है, आज मैं आपको कढ़ी चावल बनाकर खिलाऊंगी, जिसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। रेखा ने रात के खाने में कढ़ी चावल बनाए। उसने खूब प्यार से पकौड़ा और कढ़ी दोनों तैयार किया। जब सब खाने बैठे, माँ, आपने कितने स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाए, मजा आ गया। अगर कढ़ी बची हो तो कल मुझे स्कूल ले जाने के लिए यही दे देना। सच में रेखा, कढ़ी का स्वाद तो लाजवाब है। शादी से पहले कहीं तुम किसी बड़े होटल में शेफ तो नहीं थी? श्याम की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। श्याम की माँ जानकी भी कढ़ी चावल की तारीफ करते हुए कहती हैं, मेरी बहू के हाथों में जादू है। इसके हाथ के बने कढ़ी चावल खाकर उंगलियां चाटते रह जाओगे। बहू, मेरे लिए थोड़ी कढ़ी रख देना, मैं कल भी यही खाऊंगी। हाँ रेखा, मैं भी कल लंच में कढ़ी चावल लेकर जाऊंगा। ठीक है, आज तो कढ़ी खत्म हो गई है। मैं कल सुबह आप सबके लिए फिर से कढ़ी चावल बना दूंगी। दूसरे दिन रेखा सुबह उठकर पूरे परिवार के लिए फिर से कढ़ी चावल बनाती है और सबको कढ़ी चावल देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जब श्याम होटल पहुंचा। श्याम, कहाँ जा रहे हो? अपने काम पर जा रहा हूँ। क्या बात है, तू क्यों पूछ रहा है? ये होटल अब मेरा है, तुम अंदर नहीं जा सकते। इस होटल में अब तुम्हारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये तू कैसी बातें कर रहा है? तूने खुद इस होटल का अपना हिस्सा मेरे नाम किया है। यकीन नहीं होता तो ये पेपर्स देख ले। श्याम जब पेपर्स देखता है तो उसमें सचमुच में उसके साइन थे। पेपर में लिखा था कि मैं अपना हिस्सा अजय को दे रहा हूँ और ये होटल छोड़ रहा हूँ।
दरअसल अजय ने अपने हाथों से श्याम के साइन करके धोखे से उससे उसका हिस्सा हड़प लिया था। ये सब देखते ही श्याम वहीं गिर जाता है और तड़पने लगता है। रेखा को जब इस बात का पता चला तो वो उसे लेकर अस्पताल आई। कोई गहरा सदमा लगने के कारण इन्हें पैरालिसिस हो गया है। इन्हें इलाज और आराम की जरूरत है। श्याम के अलावा घर में कोई और कमाने वाला नहीं था। श्याम के इलाज में धीरे धीरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। घर की ईएमआई भी नहीं भर पाने के कारण उन सबको घर छोड़ना पड़ता है। अब श्याम और उसका परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा था। उनके दिन बहुत गरीबी में गुजर रहे थे। एक दिन, मैं क्या करूं माँ जी, कुछ समझ में नहीं आता। अब सारे पैसे खत्म हो गए हैं। बंटी के पापा का इलाज कैसे होगा? बंटी की पढ़ाई छूट गई, घर में खाने को पैसे नहीं है। भगवान आखिर हमसे चाहता क्या है? रेखा बहू, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेने का है। तुम्हें श्याम ने एक सोने का हार दिया था ना? हाँ माँ जी। तुम उस हार को बेच दो। उससे जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से कढ़ी चावल बनाकर बेचना शुरू कर दो। तुम्हारे हाथ के बने कढ़ी चावल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अपने इस हुनर का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को तुम्हारे हाथ के बने कढ़ी चावल बहुत पसंद आएंगे। ठीक है माँ जी, लेकिन मैं कढ़ी चावल बेचूंगी कैसे? क्या मुझे ठेला लगाना पड़ेगा? बंटी की साइकिल है ना, उसकी साइकिल पर रखकर कढ़ी चावल बेचना। ठीक है माँ जी। दूसरे दिन रेखा सुनार की दुकान पर जाती है और अपना सोने का हार बेच देती है। उससे जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से वो ढेर सारा बेसन, दही, मसाले, चावल और थोड़े से बर्तन खरीदती है। दूसरे दिन रेखा काफी सारा कढ़ी चावल बनाती है। वो एक पतीली में कढ़ी और दूसरी पतीली में चावल रखकर साइकिल पर लेकर निकल पड़ती है। वो पूरे शहर में घूम घूम कर कढ़ी चावल बेचने लगती है। ए कड़ी चावल वाली, कड़ी चावल कैसे दिए? जी, 25 रुपए की हाफ प्लेट और 50 रुपए की फुल प्लेट। ठीक है, एक फुल प्लेट कड़ी चावल दे दो। ये लीजिए। अरे वाह, क्या कड़ी चावल बनाए हैं। ऐसा लग रहा है मानो मेरी दादी ने बनाए हो। मेरी दादी बहुत स्वादिष्ट कड़ी चावल बनाती थी। तुम्हारे हाथ के बने कड़ी चावल खाकर मुझे मेरी दादी की याद आ गई। ऐसा करो, 2 प्लेट कड़ी चावल पैक कर दो। अपने बच्चों को खिलाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुम्हारी दादी भी ऐसी ही कड़ी चावल बनाती थी। जी साहब, अभी पैक कर देती हूँ। इस तरह रेखा घूम घूम कर कढ़ी चावल बेचने लगी। लोगों को उसकी कढ़ी चावल बहुत पसंद आने लगे। साइकिल पर घूमते घूमते रेखा अजय के उसी होटल के सामने पहुंची जहां उसका पति श्याम पार्टनरशिप में काम करता था। रेखा को एक छोटी सी साइकिल पर कढ़ी चावल बेचते हुए देखकर अजय ने रेखा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो देखो, कल की सेठानी आज साइकिल पर कढ़ी चावल बेच रही है। बेचारी, ये काम भी करना पड़ेगा, इसने कभी सोचा नहीं होगा। अजय दूसरे ग्राहकों से कहने लगा, वो देखिए, वो औरत कितनी छोटी सी साइकिल पर कढ़ी चावल बेच रही है। उसका पति बेहद निकम्मा और कामचोर होगा, तभी तो उसे ये काम करना पड़ रहा है। रेखा ने अजय को उसकी बदतमीजी का कोई जवाब नहीं दिया। अजय, तुझे तो वक्त जवाब देगा। कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है। एक दिन मेरा समय भी आएगा। रेखा दूसरे दिन भी अजय के होटल के सामने गई और अपनी साइकिल वहीं खड़ी कर कढ़ी चावल बेचने लगी। वो ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाजें लगाने लगी। आइए आइए, स्वादिष्ट कढ़ी चावल खाइए। 25 रुपए में हाफ प्लेट और 50 रुपए में फुल प्लेट। रेखा की आवाज सुनकर अजय के ग्राहक उसकी तरफ जाने लगे। अरे वाह, 25 रुपए में कढ़ी चावल। होटल में महंगा खाने से अच्छा है कि सस्ते कढ़ी चावल खा लूं। अरे हाफ प्लेट कढ़ी चावल लगाना। ये लीजिए साहब। उस ग्राहक ने जैसे ही एक चम्मच कढ़ी चावल खाया, वाह 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 वाह, क्या स्वाद है। बिल्कुल घर जैसा स्वाद है भाई, वाह। इतने अच्छे कढ़ी चावल साइकिल पर मिल रहे हैं और वहाँ बड़े से होटल के अंदर एसी में बैठकर भी अच्छा खाना नहीं मिलता। 25 रुपए में पेट भी भर गया। सुनिए, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, रोज इस होटल में खाना खाने आया करता था, लेकिन ये खाना बहुत महंगा है। आपके कढ़ी चावल स्वादिष्ट भी हैं और सस्ते भी हैं। अब से आप यहाँ रोज आना, मैं रोज आपके कढ़ी चावल खाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ रोज आऊंगी। अब रेखा रोज अजय के होटल के सामने आकर कढ़ी चावल बेचने लगी। धीरे धीरे रेखा के ग्राहक बढ़ने लगे। कई ग्राहक तो ऐसे भी थे जो रोज उसके कढ़ी चावल खाया करते थे। शाम होते होते रेखा की सारी कढ़ी चावल बिक जाते। धीरे धीरे लोगों ने अजय के होटल में जाना भी छोड़ दिया। उसके सारे ग्राहक अब रेखा के कढ़ी चावल खाने लगे। रेखा की अच्छी कमाई होने लगी। रेखा ने श्याम का इलाज फिर से शुरू करवा दिया। धीरे धीरे श्याम ठीक होने लगा। बंटी भी स्कूल जाने लगा। इधर अजय का होटल का व्यवसाय घाटे में जाने लगा। वो सारा दिन अपने होटल पर ग्राहकों का इंतजार करता रहता। आज सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। कई दिनों से ऐसा ही चल रहा है। अगर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी मैं सड़क पर आ जाऊंगा। मुझे इस कढ़ी चावल वाली का कुछ करना पड़ेगा। अजय ने एक प्लान बनाया। इधर शाम को जब रेखा घर पहुंची तो उसने जानकी और श्याम को सारी बातें बताई। तुम चिंता मत करो रेखा, मैं कुछ करता हूँ। मैं अजय को उसके धोखे की सजा दिलाकर रहूंगा। तुम रोज की तरह कल भी साइकिल पर कढ़ी चावल लेकर जाना। श्याम ने रेखा के कान में कुछ कहा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। दूसरे दिन रेखा साइकिल पर कढ़ी चावल लेकर होटल के सामने पहुंची तो अजय के कुछ गुंडों ने वहां आकर साइकिल पर रखी कढ़ी चावल की पतीली सड़क पर गिरा दी। लेकिन सभी ये देखकर हैरान हो गए कि पतीली तो खाली थी। पतीली में कढ़ी चावल नहीं था। उसी समय श्याम पुलिस के साथ वहां पहुंच गया। गुंडों को पुलिस ने पकड़ लिया। हमें माफ कर दीजिए साहब, हमने कुछ नहीं किया। ये सब
अजय ने हमसे करवाया है। उसी ने कहा था कि रेखा के कड़ी चावल सड़क पर गिरा देना। इस काम में उसने हमें 2,000 रुपए भी दिए हैं। उस गुंडे ने 2,000 रुपए निकालकर पुलिस को दे दिए। ये सब सुनकर रेखा ने अजय से कहा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरे साथ कुछ गलत जरूर करोगे, इसलिए आज मैं खाली पतीली लेकर आई थी। अजय शाम को अपने सामने देखकर डर गया। क्यों अजय, तूने क्या सोचा था कि मैं हमेशा के लिए बीमार हो गया? मेरी पत्नी ने कड़ी चावल बेचकर मेरा इलाज करवाया है। अब मैं ठीक हो गया हूँ। मैं तुझे तेरी काली करतूतों की सजा दिलवाऊंगा। इतने में श्याम के वकील भी होटल के पेपर्स लेकर वहां पहुंच गए। मिस्टर अजय, मिस्टर श्याम ने आपके खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का केस किया है कि किस तरह आपने धोखे से इनका साइन करके इनके हिस्से का आधा होटल हड़प लिया। अब आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी। अजय का होटल का कारोबार पहले से ही ठप पड़ा था। अब उसे कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ रहे थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने लिए एक अच्छा वकील कर सके और उसकी फीस दे सके। अजय कमजोर पड़ जाता है और अदालत के सामने अपनी गलती कबूल कर लेता है। श्याम को होटल में से उसकी आधी हिस्सेदारी वापस मिल जाती है। श्याम और रेखा ने अजय का आधा हिस्सा भी उससे खरीद लिया। अब हम दोनों इस होटल में कड़ी चावल बेचेंगे और वो भी सस्ते रेट पे। हाँ रेखा, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारे कड़ी चावल की वजह से हमारे अच्छे दिन वापस लौट आए हैं। श्याम और रेखा मिलकर अपने होटल में कड़ी चावल बेचने लगते हैं। रेखा के पहले से बंधे बंधाए कस्टमर अब कड़ी चावल खाने होटल आने लगते हैं। होटल में हमेशा ग्राहकों की भारी भीड़ लगी रहती। दोनों की खूब अच्छी कमाई हो रही थी। अब श्याम भी कड़ी चावल बनाने में रेखा की मदद करता। उनकी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। Please subscribe this channel.